24 में मोदी की जीत का रूट मिल गया, विरोधियों का एग्जिट रूट लीक हो गया। क्या 23 में 3 राज्यों की जीत के बाद 24 में भी मोदी अपराजित रहेंगे? क्या अगले कुछ महीने मोदी विरोधी बहुत भयभीत रहेंगे? प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि अब तो मोदी की गारंटी में ही दम है? मोदी की गारंटी में ही दम है। मोदी की गारंटी में ही दम है। 24 में मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं, राहुल के लिए नामुमकिन क्यों है? 28 दुश्मनों का अलायंस बनाने के बाद भी 24 में मोदी विरोधियों का कोई चांस नहीं है। क्यों? इंडिया अलायंस हाथ मिला भी ले, एक दूसरे के हाथ जोड़ भी ले, फिर भी कोई मोदी को पटखनी नहीं दे सकता। क्यों? 2024 में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी की हैट्रिक बनाने वाला ये कौन सा पॉलिटिकल कैलकुलेशन है? जो बात मोदी के सियासी दुश्मन नहीं समझ रहे, वो बात दुनिया समझ चुकी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की हेडलाइन पढ़ लीजिए, बीबीसी ने क्या लिखा है देख लीजिए। मोदी एक बार फिर री इलेक्ट होने वाले हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स भी समझ चुका है, 24 में अगर किसी के जीत की गारंटी है तो वो मोदी है। दुनिया के मोस्ट लव्ड लीडर, मोस्ट पॉपुलर लीडर, मोस्ट एडमायर्ड लीडर भी मोदी है। 3 दिसंबर के नतीजों के बाद मोदी की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग आ गई। 76% के साथ नरेंद्र मोदी इस वक्त भी नंबर 1 ग्लोबल लीडर है। तो क्या हिंदुस्तान में ऐसा कोई विपक्षी नेता नहीं, ऐसा कोई गठबंधन नहीं जो 24 में मोदी को टक्कर दे सके, मोदी का तीसरा टर्म रोक सके? अगर हां, तो ऐसा क्यों है? 24 में 400 प्लस का स्कोर मोदी के लिए इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। मगर कैसे? सोशल मीडिया पर मोदी को गाली देकर, मोदी को कायर बोलकर 24 में वोट नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री ने तो अब यह भी कह दिया है, चुनाव सोशल मीडिया पर नहीं, जनता के बीच जाकर जीतना होता है। चुनाव जीतने से पहले जनता का दिल जीतना आवश्यक होता है। 24 में जीत को लेकर प्रधानमंत्री के इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है? जवाब सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। राहुल चाहे जितनी भी बैठक कर लें, 23 की हार का चाहे जितना भी विश्लेषण कर लें, इंडिया अलायंस वाले चाहे एक दूसरे को कितनी भी मान मनवल कर लें, 24 तो उनके हाथ से निकल चुका है। विरोधियों की आपसी कलह ने ही एक तरह से मोदी को 24 में 400 पार का रास्ता दे दिया है। कांग्रेस ने मोदी को हराने के लिए इंडिया अलायंस खड़ा किया, लाइक माइंडेड पार्टियों को अलायंस में जोड़ा। लेकिन सच तो यह है कि इस अलायंस में कोई एक दूसरे का दोस्त नहीं, सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। और ये मोदी के लिए विनिंग फैक्टर है। कैसे? पहले ये समझिए। 3 दिसंबर को 3 राज्यों में हार के बाद इंडिया अलायंस की पार्टियों ने कांग्रेस की अर्जेंट मीटिंग से दूरी इसलिए बनाई ताकि वो कांग्रेस को एहसास दिला सके कि वो इस अलायंस में अब बिग ब्रदर की भूमिका में नहीं है। कांग्रेस 24 में अपनी मर्जी नहीं चला सकती, सीट शेयरिंग को लेकर अपनी दादागिरी नहीं दिखा सकती। ये राहुल के लिए पहला झटका था। इसका एक मतलब यह भी हुआ कि आज की तारीख में देश के भीतर कांग्रेस के पास एक भी नेचुरल अलाय नहीं है, मगर उसके दुश्मन कई सारे हैं। ऐसे में मोदी के खिलाफ कोई भी अलायंस कामयाब होने वाला नहीं है। अगर 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस एक बार फिर रीयूनाइट होती है, तो भी अलायंस की सारी पार्टियां कांग्रेस को यह जरूर याद दिलाएंगे कि आप 3 चुनाव हारे, इसलिए अब आपकी बार्गेनिंग पावर में दम नहीं है। इंडिया अलायंस को लगता है कि अगर 24 में मोदी को हराना है तो विपक्षी एकता से ही हराया जा सकता है। क्या ऐसा संभव है? मोदी विरोधी इसके लिए वोट शेयर का एग्जाम्पल देते हैं। उदाहरण के तौर पर 1977 में विपक्षी पार्टियों ने जनता पार्टी के बैनर तले उस वक्त इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार को शिकस्त दी थी, और तर्क ये था कि वोट जनता पार्टी के पक्ष में पड़ा, इधर उधर नहीं बटा। आज की तारीख में विरोधी ये कहते हैं कि मोदी इसलिए बार बार जीत जाते हैं क्योंकि विपक्ष का वोट भी बढ़ जाता है। क्या वाकई ऐसा ही है? चलिए कुछ ताजा आंकड़ों से समझते हैं।
अगर मान लें कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इंडिया अलायंस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा होता तो क्या इससे बीजेपी को नुकसान होता? जवाब है नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 46% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 4% कम यानी 42% वोट मिले। इसी तरह मध्य प्रदेश में बीजेपी को 48% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को बीजेपी से 8% कम वोट मिले। राजस्थान में भी बीजेपी को 41% वोट मिले, कांग्रेस को 2% कम 39% वोट मिले। इन आंकड़ों से साफ है कि विरोधी साथ आए या ना आए, जब सामने मोदी खड़े होते हैं तो वोट बढ़ते नहीं, मोदी के ही साथ जुड़ते चले जाते हैं। मोदी विरोधी एक लॉजिक ये भी देते हैं कि उनका वोट अलायंस पार्टनर में ट्रांसफर होता है। उदाहरण के तौर पर अगर कांग्रेस यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस बनाए तो कांग्रेस के सारे वोट उन सीटों पर समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हो जाएंगे जहां कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं होगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? जवाब है नहीं। 2017 में इन दोनों पार्टियों ने यूपी चुनाव में अलायंस बनाया था और तब न सपा के वोटर्स ने कांग्रेस को वोट दिया, न कांग्रेस के वोटर्स ने सपा को वोट दिया। समाजवादी पार्टी का पहले दिन से लक्ष्य रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है, और जब कभी भी हम लोग साथ आए किसी दल के, पूरे सम्मान के साथ आए, तो भविष्य में भी हमारी कोशिश होगी समाजवादियों की कि और लोगों का सम्मान करते हुए साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। इन नंबर से ये तो शीशे की तरह साफ है कि मोदी के खिलाफ लाया गया इंडिया अलायंस का इलेक्टोरल लॉजिक जमीन पर कारगर नहीं है, और ये क्यों 24 में बुरी तरह फ्लॉप होगा अब ये भी समझ लीजिए। 24 को लेकर हुए तमाम सर्वे में जब भी ये सवाल पूछा गया कि वो मोदी और राहुल में किसे पीएम चुनेंगे, तो बड़ी आबादी की पसंद मोदी होते हैं, राहुल नहीं। अगर इंडिया अलायंस कांग्रेस को यह कन्विंस करने में कामयाब हो गई कि 24 में राहुल को चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट न करके मोदी को टक्कर दी जा सकती है, तब तो मुकाबला हो सकता है। मगर अलायंस में खुद को बिग ब्रदर समझने वाली कांग्रेस ऐसा कभी नहीं चाहेगी, और विरोधी गुट का ये फ्रिक्शन ही मोदी को 24 में क्लियर मेजॉरिटी के रूट की ओर ले जाएगा। वैसे सोशल मीडिया पर कांग्रेस का इकोसिस्टम एक दूसरी कहानी सुना रहा है। 18 का एग्जाम्पल देकर बता रहा है कि तब बीजेपी 3 राज्य हारी तो 24 में जीती, अब कांग्रेस 3 राज्य हारी है तो 24 में जीतेगी। मगर क्या ऐसा होगा? जवाब है नहीं। यह सही है कि 18 में बीजेपी को राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में हार मिली, मगर 19 के चुनाव में बीजेपी ने इन तीनों राज्यों की 65 में से 62 लोकसभा सीटें जीती, और इस बार तीनों राज्यों में बीजेपी की जीत से 24 में 100% की स्ट्राइक रेट के साथ 65 सीटें जीतने की संभावना बढ़ गई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह खुद नरेंद्र मोदी है। ऐसा क्यों है, ये खुद मोदी से सुनिए। देश में हाल में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों की आज भी बहुत चर्चा हो रही है। इन चुनाव नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि मोदी की गारंटी में ही दम है। मैं सभी मतदाताओं का आभारी हूं जिन्होंने मोदी की गारंटी पर इतना भरोसा किया। लेकिन साथियों, सवाल ये भी है कि जो हमारे विरोध में खड़े हैं उन पर देश को भरोसा क्यों नहीं है। दरअसल कुछ राजनीतिक दलों को ये सीधी बात समझ नहीं आ रही है कि झूठी घोषणाएं करके वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। चुनाव सोशल मीडिया पर नहीं, जनता के बीच जाकर जीतना होता है। चुनाव जीतने से पहले जनता का दिल जीतना आवश्यक होता है। जनता के विवेक को कम आंकना ठीक नहीं है। अगर कुछ विपक्षी दलों ने राजनीतिक स्वार्थ के बजाय सेवा भाव को सर्वोपरि रखा होता, सेवा भाव को ही अपना काम समझा होता,
तो देश की बहुत बड़ी आबादी अभाव में, मुसीबतों में, तकलीफों में न रहती। दशकों तक सरकारें चलाने वालों ने अगर ईमानदारी से काम किया होता तो जो गारंटी मोदी को आज देनी पड़ रही है वो 50 साल पहले ही पूरी हो गई होती। हमारी सरकार माई बाप सरकार नहीं है, बल्कि हमारी सरकार तो महतारी पिता की सेवक सरकार है। माँ बाप का जो एक बच्चा सेवा भाव करता है ना, वैसे ही ये मोदी आपकी सेवा का काम करता है। और मेरे लिए तो जो गरीब है, जो वंचित है, वे सब लोग जिनको कोई पूछता नहीं है, जिनके लिए सरकारी दफ्तरों के दरवाजे तक बंद है, जिनको कोई नहीं पूछता है, उनको मोदी सबसे पहले पूछता है। मोदी पूछता ही है ऐसा नहीं, मोदी पूजता भी है। मेरे लिए तो देश का हर गरीब मेरे लिए वीआईपी है। देश की हर माता, बहन, बेटी मेरे लिए वीआईपी है। देश का हर किसान मेरे लिए वीआईपी है। देश का हर युवा मेरे लिए वीआईपी है। मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने 24 के लिए नॉर्थ बनाम साउथ वाला प्रोपेगेंडा भी चलाया, सोशल मीडिया पर खूब शोर मचाया। राहुल ने भी 24 में कांग्रेस की सेंचुरी पूरी करने के लिए दक्षिण की 130 सीटों का पूरा सियासी कैलकुलेशन निकाला। मगर क्या दक्षिण जीत लेने से राहुल वाकई 24 जीत जाएंगे? इसका कैलकुलेशन 1977 के चुनाव के एक आंकड़े में है। तब कांग्रेस को 154 सीटें मिली थीं और उस वक्त कांग्रेस की ज्यादातर सीटें दक्षिणी राज्यों से ही आई थीं। यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्य जिन्हें अब बीजेपी डोमिनेट करती है, उन राज्यों से 1977 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थीं और तब रायबरेली से इंदिरा गांधी और अमेठी से संजय गांधी की भी हार हुई थी। 3 राज्यों की हार के बाद कांग्रेस के इकोसिस्टम ने नॉर्थ वर्सेस साउथ वाला जो प्रोपेगेंडा शुरू किया है वो 24 वाली इसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। इस वक्त कांग्रेस को सिर्फ दक्षिण से उम्मीद दिख रही है। हिंदी बेल्ट से उसका सूपड़ा साफ हो चुका है और ऐसा इसलिए है क्योंकि आज की तारीख में बीजेपी सिर्फ नॉर्थ सेंट्रिक पार्टी नहीं रही, सिर्फ हिंदी हार्टलैंड की पार्टी नहीं रही। मोदी की लीडरशिप में बीजेपी ने देश के कोने कोने में अपना खुद का हार्टलैंड बना लिया है। इसे एक उदाहरण से समझिए। 1971 के बाद इंदिरा गांधी एरा में कांग्रेस को देश के कोने कोने से वोट मिलते थे। उस वक्त कांग्रेस 350 सीट भी टच करती थी। मसलन 1971 में कांग्रेस को 352 सीटें मिली, 1980 के चुनाव में 353, 1984 में तो कांग्रेस 414 के नंबर्स को भी टच कर गई। ये वो जमाना था जब ऐसा लगता था कि कांग्रेस को जितनी सीटें मिलती हैं उतनी कोई और पार्टी ला ही नहीं सकती। मगर फिर 2019 में मोदी ने इस मिथक को तोड़ा। हिंदी बेल्ट में बीजेपी को बम्पर सीटें मिली, यहां तक कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात ने भी मोदी का साथ दिया। 19 के चुनाव में 224 सीटें तो ऐसी थीं जहां बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट्स मिले। इनमें हिंदी हार्टलैंड की सीटें भी थीं और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्य की सीटें भी। 24 से ठीक पहले मोदी ने राहुल के दक्षिण वाले किले में भी सेंध लगा दी। तेलंगाना में इस बार न सिर्फ बीजेपी की सीटें 1 से बढ़कर 8 हो गई हैं, बल्कि उसका वोट शेयर भी दोगुना हो गया है। मुमकिन है कि 19 में तेलंगाना की 4 लोकसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी 24 में नंबर्स और बढ़ा दे। तमिलनाडु में भी अन्नामलाई पब्लिक के बीच दिन रात बीजेपी का ग्राफ बढ़ा रहे हैं। फायदा इसका भी होगा। यानी कांग्रेस अगर इस गलतफहमी में है कि बीजेपी सिर्फ हिंदी बेल्ट तक सीमित है तो ये 24 में उसकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि मोदी सिर्फ वोट नहीं जोड़ रहे, लोगों को खुद से जोड़ रहे हैं। 23 में भी जोड़ा और 24 में कैसे जोड़ेंगे इसकी गारंटी भी ऑन कैमरा दे रहे हैं। साथियों, केंद्र सरकार और देश की जनता के बीच एक सीधा रिश्ता,
एक भावात्मक रिश्ता। और मैं तो जब कहता हूं ना आप मेरे परिवारजन, तो मेरे परिवारजनों तक पहुंचने का ये आपके सेवक का एक नम्र प्रयास है। मैं आपके गांव तक आ रहा हूं, गाड़ी के माध्यम से आ रहा हूं। क्यों? आपके सुख दुख का साथी बनूं, आपकी आशा आकांक्षाओं को समझूं, उसको पूरा करने के लिए पूरी सरकार की शक्ति लगाऊं। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर जो उत्साह गांव-गांव में देख रहा है, हिंदुस्तान के हर कोने में देख रहा है, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, बहुत ही छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो। और कुछ तो जान पर मैंने देखा है कि गाड़ी का रूट नहीं है, फिर भी लोग गांव वाले रास्ते में आगे खड़े हो जाते हैं और गाड़ी को खड़ी रख करके सारी जानकारियां लेते हैं। तो ये अपने आप में अद्भुत है। हाँ, एक आंकड़ा जरूर है जिस पर अगर इंडिया अलायंस काम करे तो मोदी को डेंट लग सकता है। 19 में बीजेपी ने 224 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट पाए, मगर बाकी बचे 319 सीटों में बीजेपी सिर्फ 79 सीट ही जीत पाई। तभी जाकर बीजेपी की टैली 303 तक पहुंची। इसका मतलब मेजॉरिटी मार्क के 272 सीटों से सिर्फ 31 सीट ज्यादा। इंडिया अलायंस चाहे तो यहां होमवर्क कर सकता है, मगर उनके साथ दिक्कत यह है कि वो या तो खुद ही आपस में तू मैं में बिजी हैं, या फिर मोदी को कोसने में टाइम जाया कर रहे हैं, या फिर ईवीएम का रोना रो रहे हैं। देखिए, मैं कहूँगा ये कहना कि हर गरीब आदमी उनका वीआईपी है, महंगाई आसमान को छू रही है, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, पैसे वाले और बढ़ते चले जा रहे हैं। अडानी साहब जो 50,000 करोड़ के मालिक थे, आज लाखों करोड़ के मालिक बन चुके हैं। तो उनके कहने में और कथनी में बहुत फ़र्क है। चुनाव सोशल मीडिया से नहीं जीता जाता, आजकल तो चुनाव ईवीएम से जीता जाता है। तीनों स्टेट के अंदर जो चुनाव जीता गया है वो बीजेपी की जीत नहीं है, प्रधानमंत्री की जीत नहीं है, वो ईवीएम की जीत है। और दुनिया का सबसे ताकतवर देश, दुनिया अर्थव्यवस्था के रूप में या हम किसी पैरामीटर पे देखें, उस देश में भी महीनों वोट डाला जाता है। अमेरिका जैसे देश में महीनों वोट डाला जाता है और महीनों काउंटिंग होती है। तो सोचो, हम 140 करोड़ या 24 करोड़ देश के लोगों का भविष्य तय करते हैं सरकार से। और अगर हम 6 करोड़ या 7 करोड़ का बजट मान लें, 35 लाख करोड़ अगर उत्तर प्रदेश है तो 35 लाख करोड़ के लगभग खर्च करने की जिम्मेदारी सरकार को देते हैं। तो आप 3 घंटे में रिजल्ट क्यों चाहते हैं? 2 घंटे में रिजल्ट क्यों चाहते हैं? काउंटिंग 1 महीना क्यों ना हो? इसलिए जो व्यवस्था अगर अमेरिका में है, आज हम अमेरिका के पीछे चल रहे हैं हर चीज में। आप जाइए बाहर, मैकडोनल्ड बर्गर खाना है, पिज्जा हट पे पिज्जा खाना है, कपड़े जीन्स पहननी है, तो कम से कम एक नकल और कर लो बैलेट पेपर की। और दूसरा, जब अमेरिकन मशीन खराब हुई तो बताओ कौन काम आए? यही अनमोल नौजवान जो हमारे पीछे बैठे हैं, यही काम आए। तो इसलिए समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है, हम जीतें हारें, लेकिन लोकतंत्र पे भरोसा बढ़े। इन मशीनों ने और इन रिजल्टों ने लोगों के बीच में अविश्वास पैदा किया है। और डेमोक्रेसी में ये सबसे खतरनाक बात है कि हम अविश्वास हो जाए किसी चीज का। ये मशीन विश्वास पैदा नहीं कर रही है। जबकि मोदी की पार्टी 19 में मिली 303 सीटों को 24 में 350 प्लस तक पहुंचाने के टारगेट पर काम शुरू भी कर चुकी है। और ये कैसे होगा, अब ये समझिए। 3 राज्यों की हार के बाद कांग्रेस का पूरा कैडर और उसके नेता पूरी तरह डिमोरलाइज्ड है। भारत जोड़ो यात्रा से जो मोमेंटम बनाने की कोशिश हुई वो भी फ्लॉप कर गया। राहुल का कास्ट सेंसस वाला दांव भी पंक्चर कर गया। बीजेपी को हिंदी हार्टलैंड में मिली जीत से विपक्ष को बड़ा मैसेज गया है।
क्योंकि 24 में 190 सीटें ऐसी होंगी जहां बीजेपी कांग्रेस के बीच 1-to-1 कॉन्टेस्ट होगा, जिसमें कांग्रेस के जीतने की संभावना ना के बराबर है। इन सभी 190 सीटों पर बीजेपी ने 19 के चुनाव में औसतन 20% की लीड बरकरार रखी। 144 सीटें ऐसी हैं जिन्हें बीजेपी मुश्किल मानती है और पिछले 3 चुनाव में इन सीटों पर उसे जीत नहीं मिली। इसके लिए इन सभी सीटों पर स्पेशल फोकस अभी से रखा जाने लगा है। मोदी को हराने वाला इंडिया अलायंस 24 का चुनाव आते आते टूट भी सकता है। उनमें टकराव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। कई पार्टियों में नई खेप खड़ी हो रही है, जैसे तेलंगाना में केटीआर, बीएसपी में आकाश, टीएमसी में अभिषेक, जेडीयू में नीतीश के बाद कोई नहीं है। अगर वो तेजस्वी को कमान सौंपते हैं तो जेडीयू में ही फूट पड़ सकती है। और बीजेपी को 350 प्लस के स्कोर के आगे ले जाने वाले सबसे बड़े फैक्टर खुद मोदी हैं, जो खुद ही बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी गारंटी है। हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और ये मोदी जी की तो क्षमता का एक प्रकार से मान्यता मिली है, लेकिन जैसे उसने देश को उन्होंने बदला है और दुनिया में भारत की शान बढ़ाई है। आज देश ने दुनिया भर के ना केवल लोग, ना केवल सर्वे, बल्कि नेता भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी जी की बात, मोदी की गारंटी वो है जिस पर आज पूरी दुनिया विश्वास करती है। और शायद इसीलिए पिछले 4 वर्षों में लगातार दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में अगर किसी का नाम आया है, हर सर्वे में आया है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आया है। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं एक बार। और ये विश्वास जो मोदी जी पर दुनिया व्यक्त करती है, आज वो विश्वास एक तरह से पूरे भारत पर है, क्योंकि 140 करोड़ भारतीयों ने एक बार नहीं 2 बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री चुना और मोदी जी ने भारत की छवि को दुनिया भर में और मजबूत किया है। आज दुनिया को उम्मीद नज़र आती है तो नरेंद्र मोदी जी से और भारत से।